कीवर्ड पहले क्वेश्चन में क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी, इंटेंसिटी, नेक्सस, लिंकेजेस, चैलेंज, इंडियन एजेंसी, फ्यूचर। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा, टेररिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट द अटैक्स, जो भी अटैक्स हुए हैं, एक ही आपको लिखना है। देयर आर नंबर ऑफ अटैक्स, दो अटैक्स सोचिए इंपॉर्टेंट वन, एक इंटरनेशनल लेवल का, एक आप नेशनल लेवल का सोच लीजिए। एक नेशनल लेवल का, वन वुड बी, 26/11, हाँ 9/11। यस, इंटरनेशनल लेवल आप बोल रहे हैं जो 9/11, ठीक है, उसके बाद 26/11 ये हो गया। और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी मींस और लिंकेजेस। लिंकेजेस में व्हाट यू विल कनेक्ट, लिंकेजेस में आप कनेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम को। बहुत आप सभी ने ऑर्गेनाइज क्राइम को कनेक्ट किया है, लगभग मैंने देखा है ऑर्गेनाइज क्राइम को, और बहुत आपने सही किया है। नेक्सस एंड लिंकेजेस वहीं से आएंगे, लिंकेजेस ऑर्गेनाइज क्राइम से कनेक्ट है, जो हमने डिस्कस किया था कि जब कोई दोनों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइज क्राइम की और टेररिज्म की, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आ जाइए कि स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स और वेस्टेड इंटरेस्ट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये सभी चीजें स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये सब माइंड में फिक्स है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एडिशन दीजिए, और क्या कॉम्प्लेक्सिटी, कोई आप चीज सोच रहे हो, कुछ ऐड करना चाह रहे हो? कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ टेररिज्म इज कॉम्प्लेक्स। एक तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देर इज अ नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन, देर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव definition for terrorism. So comprehensive definition of terrorism, नॉन ट्रेसेबल आईडीज। हाँ नॉन ट्रेसेबल आईडीज, हाँ जो इंडिया के अंदर जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं उनकी आईडी ट्रेस नहीं होती, ठीक है, वो भी आपकी सही बात है, नॉन ट्रेसेबल आईडीज। और बताइए नॉन ट्रेसेबल आईडीज, ये मैं लिखूंगा ये, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी की पूछ रहा है, ठीक है, नॉन ट्रेसेबल आईडीज। बट देखिए एक ऐसे लिखते वक्त यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, देयर विल बी नंबर ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, कुछ ना कुछ हम इससे कनेक्ट कर देंगे। बट ये है एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सीखेंगे, जब ऐसे राइटिंग आप करेंगे, उसके बाद आफ्टर राइटिंग 3-4 टेस्ट यू विल स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले लिखता हूँ, उसके बाद टाइम बचा या फिर स्पेस बचा तो ये भी लिखूंगा। सो आई विल कीप दिस, जो आपने बोला है नॉन ट्रेसेबल आईडीज। अगर हम अब जब ये ऐसे लिखेंगे तो हम देखेंगे इसको कहाँ फिट कर सकते हैं, ठीक है, लो प्रायोरिटी पे लिखूंगा इसको। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स, बताइए। हाँ एडेप्ट लोकेलिटी, लाइक कश्मीर में पता ही नहीं चलता कौन आतंकवादी है कौन नहीं। हाँ एक्सीलेंट। सो एनोनिमिटी बोल सकते हैं इसको, एनोनिमिटी, एक एनोनिमिटी हो गया। और डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है। ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, देर आर ऑपरेशनल चैलेंजेस। ओके ओके, जल्दी जल्दी बताइए, कुछ भी आए दिमाग में कि टेररिज्म कॉम्प्लेक्स क्यों है, उसको सोल्व करना है। या फिर दूसरी चीज, टेररिज्म का ऑर्गेनाइज मतलब टेररिज्म एज ए ओरिजिन कैसे हुआ, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना मुझे बताइए कि टेररिज्म इजाद कैसे लोकल हुआ। लोकल कंडीशन बताइए वहां की क्या। लोकल सपोर्ट भी मिलता है ना उन्हें, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है। और जो यहाँ के लोगों की थिंकिंग है थोड़ी सेपरेटिस्ट की, वो थोड़ा उनको सपोर्ट करते हैं काफी। आइडियोलॉजी, ठीक है, आइडियोलॉजी इज द राइट टर्म, आइडियोलॉजी। ओके, रेडिकल वन, एंड दैट टू इज रेडिकल वन। ओके, बट अबाउट द, स्लीपर सेल्स। हाँ स्लीपर And the सेल अगेन, geographical यस ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल is important, political tussle between two countries, two countries. लोन वुल्फ। it also political tussle. It will also connect to the economic conditions also. Yes, excellent Girish, you are going in a very good direction, economic। अगर आपने स्टडी की हुई होगी तो आपने इसके ऊपर पढ़ा होगा, तो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप स्लीपर सेल बोल रहे हैं, ठीक है, स्लीपर सेल, यस स्लीपर सेल इज देयर,
ठीक है, बट ये सभी चीजें वाई दिस इज ऑल सुपरफ्लुअस थिंग्स, ये सुपरफ्लुअस है, ये ब्यूटिफिकेशन करने के काम आएगा, ये नज इफेक्ट क्रिएट करने के काम आएगा, जैसे स्लीपर सेल्स है, नॉन ट्रेसेबल आईडीज है, दिस विल क्रिएट नज इफेक्ट, बट वी नीड अ फ्रेमवर्क, हमें सोचना है फ्रेमवर्क, मेनली चीजें इजाद क्यों होती है आपको पता है, टेक एन एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान, टेक एन एग्जांपल ऑफ इराक, टेक एन एग्जांपल ऑफ सीरिया, व्हाई देयर इज एन टेररिज्म ओवर देयर, ठीक है, Syria, it is mainly economical, sir. या यस सीरिया में क्यों है, इकोनॉमिकल, Russia versus USA, sir. यस अगेन रशिया वर्सेस यूएसए, थिंक And ऑफ, versus ISIS. yes, thereafter one particular organization came into picture, that is ISIS. What about the Afghanistan? Afghanistan again, ये क्या है, ग्रेट गेम का एक पार्ट रहा है बिटवीन अ टसल बिटवीन रशिया एंड अगेन यूएसए, यहाँ पे भी अफगानिस्तान के अंदर यही काम रहा है, जब रशियन हेजिमनी को रोकने के लिए देन दिस यूएसए केम इनटू दैट पिक्चर, अफगानिस्तान में घुसा, कैसे न कैसे करके उसको, मतलब वहां के जो तालिबान ट्राइब थी उसको ट्रेन किया अगेंस्ट द रशियंस, वो भी ट्रेन उन्होंने किया है, सो दैट वाज अ जियोपॉलिटिकल, इसको जियोपॉलिटिकल इससे कनेक्ट कीजिए, जियोपॉलिटिकल, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, अगेन कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ यू विल कनेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बात कीजिए कोऑपरेशन पे, क्या टेररिज्म पे देयर इज ऑलवेज अ कोऑपरेशन यू विल फाइंड, कैन यू फाइंड कोऑपरेशन ऑल द टाइम, हैव यू हर्ड अबाउट दिस मसर अजूद क्या नाम है इसका, ये जो टेररिस्ट है, जब when India tried to declare और USA tried to declare this particular terrorist as a global terrorist, then China ने क्या किया था, veto, China used veto, so you can use this particular thing कि there is no international cooperation. सर मसूद अजहर, हाँ मसूद अजहर, मैं अभी भूल गया, मसूद अजहर, AZAR, मसर अजूद बोल दिया मैंने इसको, मसूद अजहर है इंटरनेशनल, ठीक है, एक ये हो गया, अब उसके बाद यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ओसामा बिन लादेन, उसको वो कहाँ मारा गया था, पाकिस्तान के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस थी, एवरीबडी वाज अलीजिंग और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान को बहुत पहले से पता था, पाकिस्तान डिड नॉट डिस्क्लोज हिज लोकेशन, ठीक है, सो अगेन ओसामा वाला आप कोट कर सकते हैं इसके अंदर कि ऑल द परपिटेटर्स, ऑल द टेररिस्ट स्पॉन्सर्स, जो स्पॉन्सरशिप होती है वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो कोऑपरेशन जियोपॉलिटिक्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स ऑफ सीरिया, अफगानिस्तान, and there is no international cooperation and there is no uniformity for the definition of terrorism, comprehensive international एक there is a convention, क्या कौन बताएगा उसका, comprehensive CC, मुझे बताइए उसका डेफिनेशन क्या थी, comprehensive, I'll check, चलो कोई नहीं, टाइम बढ़ जाएगा उसमें, बट ये है कि देयर इज इन यूनाइटेड नेशन के अंदर एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की, और इंडिया ने एक एज अ रेजोल्यूशन भेजा अपनी तरफ से कि देयर शुड बी अ डेफिनेशन और यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर द यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर द किसके लिए, टेररिज्म के लिए, तो यहाँ पे भी कोऑपरेशन नहीं है। अब डायरेक्टली इस पे आइए, कमिंग टू द इंटेंसिटी, हमने हो गया अटैक्स आर देयर, अगेन नेक्सस, और भी इंटेंसिटी में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या? इंटेंसिटी में और भी ऐड कर सकते हैं आप, पुलवामा अटैक, हाँ पुलवामा अटैक, यू कैन ऐड and इंटेंसिटी, attack on CRPF convoys in yes northeast. yes Pathankot. yes Pathankot is there, so there are number of things, 9/11 again I will prioritize, यहाँ पे prioritize क्या करूंगा, इंटरनेशनल लेवल का एक लूंगा 9/11, thereafter in India I have choice of 26/11 और द पुलवामा, तो I'll decide, और मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, I'll choose 26/11 एंड पुलवामा, ज्यादा न्यूज में वो रहा था और इसका इम्पैक्ट भी हमारे इंडिया के ऊपर ज्यादा रहा था, 26 इन पुलवामा, सो दीज टू इम्पोर्टेंट जो आपके एक्सीडेंट थे और जो इंसिडेंट थे, ये मैं कोट करूंगा सिर्फ, आई विल नॉट एक्सप्लेन कि पुलवामा में क्या हुआ था इंसिडेंट, जस्ट आई विल सिंपली राइट दैट the intensity of terrorism we can directly seen through these two attacks,
or these three attacks, जैसे 9/11, thereafter I will simply written 9/11, 26/11, Pulwama like attacks. So these attacks are simply shows the intensity of terrorism. Thereafter this terrorism is not itself क्या कर सकते हैं इसको flourish. There need some nexus, there need some linkages to survive this particular organization. So what are those linkages you will quote again, organized crime. Nexus you will quote again, there is a political support, ठीक है, this state sponsorship आप लिख सकते हैं. So इस तरह से you need to move on. इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, तभी आपके एस्से के अंदर क्या आता है, फ्लो आता है, एक फ्लो जनरेट होता है. हाँ, कोई ऐड करना चाह रहा है लिंकेजेस के अंदर, कोई और? इससे देखिए कुछ, इससे इस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इससे प्रैक्टिस करने का तरीका ये है, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं. जैसे आपने बोला स्लीपर सेल, नॉन ट्रेसेबल आईडीज, और जैसे आपने बोला इसके साथ ही लोन वुल्फ अटैक जो आपने बोला था, ये जो बोला था. सो ये जो क्वेश्चंस है, मैं इनको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आप फाइनल एग्जाम में इनको ज्यादा स्पेस ना दें, रादर देन कोटिंग दोज इंसिडेंट जिस पे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो, या फिर जो कि आपको करना चाहिए एग्जाम के अंदर. ठीक है, तो जितना ज्यादा आप बताएंगे इतनी ज्यादा आपकी गलती यहीं पे ठीक होगी. तो जितना हो सके मुझे अभी के अभी बताइए. इलीगल इमिग्रेंट भी बोल सकते हैं. हाँ, यस, दैट कम्स अंडर कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आएगा ये कि इलीगल स्मगलिंग, यस, लिंकेजेस, स्मगलिंग, Internet black market, sir. international black market. No, sir. Internet black market. इंटरनेट ब्लैक मार्केट. सो डार्क वेब आप बोल रहे हैं एक तरह से. Dark web, sir. डार्क वेब. हाँ, लिंकेजेस, यहाँ से रिक्रूटमेंट होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें. Weapons. हाँ, They will buy वेपन्स, weapons from. यहाँ से वेपन्स का आपस में एक्सचेंज होता है. ओके, गुड. सो डार्क वेब इम्पोर्टेंट. डार्क वेब जो आपने बोला दैट इज इम्पोर्टेंट. ये मेरे लिए भी नया था कि लिंकेजेस, हाउ डू दिस टेररिस्ट नाउअडेज कम्युनिकेटिंग थ्रू डार्क वेब, जो कि हमें भी नहीं पता. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेररिस्ट है जो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ रख रहे हैं. स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, नेक्सस के लिए स्पॉन्सर, टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड जो आपके जो नेशंस हैं, जैसे इंडिया के अंदर आप देखेंगे प्रॉक्सी वार को कौन सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान, राइट. उसके बाद डायरेक्टली आते हैं. अब मुझे ये सब देखिए, इतना सारा मेरे पास मटेरियल हो गया. ध्यान दीजिए, यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है. इस क्वेश्चन के अंदर यू नीड टू ऑल्सो डिस्कस अबाउट द चैलेंजिंग फॉर इंडियन एजेंसीज टू इरेडिकेट इन नियर फ्यूचर. इसका मतलब है यू नीड टू ऑल्सो डिस्कस, क्या डिस्कस करना पड़ेगा, इसका वे फॉरवर्ड, और इसमें क्या काम कर सकते हैं हम टेररिस्ट, मतलब टेररिज्म को कम करने के लिए. तो इसके लिए आपको एटलीस्ट यू नीड टू राइट 40 to 50%. 40 to 50% जो वर्ड लिमिट होगी, आपको किसको डिनोट करना होगा और डेडिकेट करना होगा, सॉल्यूशन पार्ट को, कि कैसे इंडियन एजेंसी इसको इरेडिकेट कर सकती हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर. अब ये नहीं, इसकी हिस्ट्री जानने के पीछे कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है कि आप लिखेंगे 70% तक यू आर जस्ट मेकिंग द बैकग्राउंड ही बना रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी, इंटेंसिटी, ये सभी चीजें होगी. ठीक है, अब सॉल्यूशन. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you are looking for a solution, please identify the problem, identify the gravity of the situation. That is very important. Gravity. Is it only a national problem or is it an international problem? It is a international problem hai. So who will be the stakeholders in that? Apply a stakeholder approach. Stakeholder. ठीक है. Sometime you will find a question जिसका सिर्फ national कुछ ना कुछ ramification होगा, जिसके अंदर that can be a national problem only. उसके अंदर the stakeholders would be from the one particular country. But here the problem is international. तो international के लिए इसमें international support भी चाहिएगा आपका. You need a agency like United Nations. You need bilateral cooperation. ठीक है, bilateral cooperation. जियोपॉलिटिक्स को क्या रखना होगा ऑन द बैक स्टेज. यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स को बैक स्टेज पे
और यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड सिक्योरिटी। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ ना कुछ करना होगा। नाउ कमिंग टू द नेशनल, इंडिया में चलो हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल सपोर्ट आज तक टेररिज्म या फिर एक क्वेश्चन आया आपका सीएपीएफ के अंदर, क्वेश्चन था 2012 के अंदर था, सुनिए 2012 के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा था सीएपीएफ के अंदर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेटिक इशू था, टेररिज्म नहीं था। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेटिक इशू इज अ मिथ और अ रियलिटी, international cooperation on a climate change issue is a myth or a reality. So international cooperation on terrorism is a myth or a reality. मिथ आप जब बोलेंगे कि मिथ ये है, जब मसूद जो अजहर था उसको जब टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात हो रही थी तो चाइना यूज इट्स वीटो, एक बार नहीं कई बार उसने वीटो यूज किया। उसके साथ ही अब आप देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग इन दिस म्यांमार के अंदर क्या कुछ हो रहा है, एक टेररिज्म ही है वहां पे। दिस आर्मी इज यूजिंग एक्सेसिव फोर्स, रोहिंग्या के अगेंस्ट एक्सेसिव फोर्स का यूज हो रहा है। व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन या फिर उसमें वहां पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्स भेजने के लिए नोबडी इज अग्रीड। सीरिया के अंदर आप देखेंगे, इराक के अंदर आप देखेंगे, कोऑपरेशन वहां पे देखा आपने, कोऑपरेशन वहां पे सिर्फ किसका था, नेटो का। जो नेटो, यूनाइटेड नेशन ने शायद वहां पे जब भी इंटरवीन नहीं किया, ठीक है, यूएन तो अब बाद में जाता है, तो पहले तो वहां नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरव्यू किया, पूरा फुल्ली सपोर्ट नहीं था उसके बाद। ठीक है, तो स्टेक होल्डर अप्रोच अब इंडिया के हिसाब से लगाइए। इंडिया के अंदर कौन कौन है, पहला देखेंगे आप पुलिस फोर्स, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, पुलिस, स्टेट पुलिस, पुलिस फोर्स इज देयर। दूसरा डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस या फिर आर्म्ड फोर्सेस। तीसरा इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज। ठीक है, अब देखिए पुलिस फोर्सेस के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, मॉडर्नाइजेशन। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन आपका चल जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए क्या कर सकते हैं आप, कि डिजिटल इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। और भी क्या, जैसे आप नेट ग्रिड की आपने एक कैंडिडेट ने लिखा था नेट ग्रिड, अभी अभी मैंने चेक किया, शायद राजमणि ने लिखा था नेट ग्रिड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है नेट ग्रिड। CCTNS, क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, CCTNS। नेट ग्रिड क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, सिर्फ इसका ये मतलब है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। उसको क्या है, अगर नेशन वाइड कोई पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस है किसी एजेंसी के पास, किसी पुलिस एजेंसी के पास, अगरतला की पुलिस के पास कोई इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस है रिगार्डिंग दिस इंसर्जेंट्स, और वो इंसर्जेंट्स दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ अटैक कैरिड आउट करने वाले हैं, तो दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल बी सेंड टू द दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस क्या लेगी, एक्शन लेगी। ओके, सो नेट ग्रिड इज देयर, डिजिटल इंटेलिजेंस के लिए देयर NTRO। ठीक है, और भी रोबस्ट सिस्टम बनाने के लिए देयर विल बी डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, तो स्टेक होल्डर अप्रोच समझ में आई। अब डिफेंस या फिर आर्म्ड फोर्सेस आप देखें क्या कर सकते हैं। somebody has talked about, आई थिंक राजमणि ने बात की थी या फिर गिरीश ने, बॉर्डर मैनेजमेंट पे, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऑन द फर्स्ट, के पहले ही उनको रोक ले हम वहां पे बॉर्डर के, मतलब जब वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, इन्फिल्ट्रेट, पहले ही उनकी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को फोइल्ड कर दे, तो वहीं पे उनको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बॉर्डर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। बॉर्डर मैनेजमेंट नॉट ओनली द लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट, इट कैन बी अ कोस्टल एरिया मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है, मैरीटाइम मैनेजमेंट। ओके, कोई और एडिशन करना हो आपको इसके अंदर, कोई चीज मैं भूल रहा हूँ जो आप चाहते हैं कि ये इसमें हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, फटाफट बताइए, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। Sir, we can also create a global terror database that can be Yes. also accessible to all the major stakeholder to eradicate from the root, sir. ग्लोबल टेरर डेटाबेस, ठीक है, सपोज देयर इज अ ग्लोबल टेरर डेटाबेस ऑलरेडी इज देयर, और हमें दिख भी रहा है कि
इन सीरिया और इन यमन देयर इज वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ISIS। उसको रोकने के लिए कोई नहीं गया वहां पे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ हद तक वहां पे काम किया है। फिर भी हम देखेंगे वी हैव सीन ग्लोबल टेरर डेटाबेस, आपने सही बोला है। इसके बाद आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं थोड़ा सा इसको डाइवर्ट कर रहा हूँ। आप SCO मीटिंग है अभी, SCO मीटिंग के अंदर देयर इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग दैट इज रैट्स। रैट्स आपने सुना होगा, रीजनल एंटी टेरर स्क्वाड, ठीक है, रैट्स। तो ये रैट्स क्या है, जितनी भी SCO मेंबर या फिर जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर एक ऐसा एरिया है, सपोज दिस इज वन कंट्री, दिस इज अनदर कंट्री, दिस इज अ थर्ड कंट्री एंड दिस इज अ फोर्थ कंट्री। और ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड फरगाना वैली। फरगाना वैली ये एक ऐसी जगह है जहां पे हर एक स्टेट की जुरिडिक्शन क्या है, ओवरलैप हो रही है, और ये इस चीज का फायदा उठाते हैं। यहाँ पे टेररिस्ट हॉटस्पॉट है, तो इसको भगाने के लिए तो रैट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एक सब ग्रुपिंग है SCO के अंदर। SCO के अंदर सब ग्रुपिंग है जो कि किसको रोकेगी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, और फंडामेंटलिज्म। तीन इसके मेजर गोल हैं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर जब आपको पता है जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन वैक्यूम होता है, तो वहां पे किस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट वहां पे फ्लरिश करने की सोचते हैं, तो रैट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ग्लोबल टेरर डेटाबेस की बात आपने कही थी, तो ये जब स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट क्या करेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी कि इस एरिया में ये एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी हो रही है। तो आपने सही पॉइंट बताया, ग्लोबल टेरर डेटाबेस। दूसरा बताइए कोई और, कनेक्ट कीजिए और इसके साथ। कोई नहीं, कुछ नहीं कनेक्ट हो रहा, ऐसे तो मत करिएगा। बॉर्डर एरियाज, ठीक है। नेट ग्रे आपने लिखा है, NIA आपने लिखा है, वेरी गुड। बस ये, अब देखिए जो कुछ लिखा है ना लिखा है वो तो बात अलग की है। तो मेरा आइडिया क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ आपको सोचना कैसे है। अब मैंने सोच लिया, अब इसको पेज पे उतारना कैसे है, ये एक चैलेंज है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो आपने लिखा है शायद एक ग्लोबल टेरर इंडेक्स, वन पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज यूज्ड ग्लोबल टेरर इंडेक्स रिपोर्ट, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। शायद गिरीश ने यूज किया है ग्लोबल टेरर इंडेक्स, नहीं राजमणि। ये देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, 2019 उन्होंने कोट किया है। इसके अंडर इंडिया रैंक्ड एज द 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म in the world, and Jammu and Kashmir is the most affected region by the terrorist activities in our country. That is an excellent context and excellent this introduction. इससे बेहतर इंट्रोडक्शन कुछ हो नहीं सकता। इससे बेहतर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो सकता था, जैसे अगर आप दूसरे तरीके से उसको अप्रोच करें। तो ये एक अप्रोच है जो कि इन्होंने दिखाई है अपनी, इनकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी अप्रोच जब आप दिखा सकते थे, जैसे यू कैन कोट डायरेक्टली सम इंपोर्टेंट अटैक्स, आप बता सकते थे देयर एन अटैक्स लाइक 26/11 या फिर इस तरह का अटैक्स आप दिखा के वो बता सकते थे। दैट कैन बी एन अनदर अप्रोच। दूसरी अप्रोच मैंने आपको क्या बताई थी, यू कैन ईदर यूज सम रिपोर्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने राजमणि ने क्या यूज किया, MHA रिपोर्ट यूज की, MHA रिपोर्ट, एंड MHA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। और सेकंड क्वेश्चन है आपका इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक सेपरेटेड डिवीजन है, मिनिस्ट्री के अंदर एक सेपरेट डिवीजन है दैट ओनली लुक्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब एक सेपरेट डिवीजन है, जैसे आप देखेंगे MHA के अंडर, दैट लुक्स फॉर द नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो उसको स्पेशली देखती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। MHA के अंदर एक सेपरेट सब डिवीजन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी को देख रही है। तो देयर आर डिफरेंट सब डिवीजन विद इन द मिनिस्ट्री। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए, तो MHA इज रिस्पॉन्सिबल इंटरनल सिक्योरिटी, MHA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी। ओके, तो ये चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी। MHA का आप इसमें बात नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो पर्टिकुलर ऐसे है वो क्रेडिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं जो इन्होंने लिखा है राजमणि ने। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, टेररिज्म को एक्सप्लेन कर दिया जो कि डिमांड नहीं थी।
अब यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा राजमणि, ये बहुत अच्छा लिखा। इसके बाद यू कुड हैव रिटन ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इंटेंसिटी। सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ा था, द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द टेररिज्म कैन बी सीन दिस। ये जो हमने अभी रामकथा पढ़ी है ना, कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स यहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कनेक्टिव लाइन देना था, द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टेररिज्म कैन बी सीन इन द जैसे हमने बात की थी, एक तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स। उसके बाद देयर इज नो यूनिवर्सल सपोर्ट फॉर द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। अगेन यू कुड हैव रिटन टेररिज्म इज सीन मोस्टली इन द फेल्ड स्टेट लाइक सीरिया, इराक, यहाँ पे आप ये रेफरेंस दे सकते थे। सो इन दिस वे यू नीड टू परसुएट, यहाँ से आपको परसुएशन दिखानी पड़ेगी। देयर आफ्टर यू विल अगेन कोट सम इंटेंसिटी वाले जो आपने देखना पड़ता था, कि कॉम्प्लेक्सिटी के बाद यू विल सी के जो टेररिज्म के मोस्टली इंटेंस अटैक भी अब सीन, सेम वर्ड यूज कीजिए जिससे क्या लगेगा, द कैंडिडेट इज राइटिंग रेलिवेंट, ठीक है, वो इससे क्या डाइवर्ट नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उसके जो एस्से के अंदर जो वर्ड दिया गया है या फिर वो वर्ड यूज कीजिए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी जो राइटिंग है एडवांस हो जाएगी ना, जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स की जगह, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी की जगह देयर इज अ डिफरेंट सिनोनिम। कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम क्या बोलेंगे आप? कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम बताइए और इंटेंसिटी का सिनोनिम बताइए। कॉम्प्लेक्स, Complicated, कॉम्प्लिकेटेड, एक्सीलेंट, कॉम्प्लिकेटेड, Diverging. हाँ डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, हाँ टू सम एक्सटेंट, बट इतना नहीं सुटेबल है, बट यस यू हैव ट्राइड, बहुत बढ़िया है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर और ये हो गया। इंटेंसिटी के अंदर, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के अंदर बताइए, एक सिनोनिम बता दिए इंटेंसिटी। पोटेंसी, depth, पोटेंसी, depth, डेप्थ, ठीक है, हाँ, डेप्थ ऑफ द टेररिज्म कैन बी सीन। हाँ, उसके बाद यू कैन कोट सम इवेंट्स ऑफ टेररिज्म। पोटेंसी का मतलब हाँ इंटेंसिटी से होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से अलग इसको आप डाल सकते हैं। इंटेंसिटी का मतलब इंटेंसिटी से आप डायरेक्ट अटैक भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक डायरेक्ट सिनोनिम ही है इंटेंसिटी। ओके, सो मैं ये बता रहा हूँ एडवांस स्टेज पे जाके आप उसका सिर्फ सिनोनिम यूज करिए। ऐसे का जब आप परसुएड करेंगे, जब आप यूज करेंगे, जब ऐसे राइटिंग के तरफ एडवांस स्टेज में जाते हुए सिनोनिम यूज करिए। सिनोनिम यूज करेंगे तो कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे और रिपीटिशन नहीं लगेगा, वर्ड्स का रिपीटिशन नहीं लगेगा। एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि ये रिपीट कर रहा है जो स्टेटमेंट के अंदर था। तो सिनोनिम यूज करिए। अच्छा, अब हमने कहाँ तक आंसर कर लिया? हमने इंटेंसिटी और उसके बाद उससे पहले हमने किया था कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हमने क्वेश्चन करना है अब नेक्सस एंड लिंकेजेस। नेक्सस एंड लिंकेज यू कैन राइट इन द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में आप लिखेंगे नेक्सस एंड लिंकेजेस ऑफ एन टेररिज्म कैन बी डायरेक्टली सीन इन द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कैन बी सीन इन द, कहाँ पे लिखेंगे आप इसके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बाद? अभी इतना सारा तो लिखा था हमने, सब भूल गए। स्मगलिंग आपने बोला था, आर्म स्मगलिंग आपने बोला था, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी आपने बोला था, लोकल सपोर्ट, लोकल सपोर्ट आपने बोला था, नेक्सस आपने बोला था, जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं कई कई बार, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख के आगे आ जाएंगे तो 50% ये मेरे पेज भर जाएंगे यहाँ तक। I could have written around 1.5 पेजेस इतना आंसर करने के अंदर। इसके बाद आई विल डायरेक्टली गो टू द कंक्लूजन पार्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया, कैसे हम अपने सिस्टम को रोबस्ट बना सकते हैं, कैसे हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं पुलिस फोर्सेस की, ठीक है, कैसे हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस की, कैसे हम अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग जो हमारी टेक्निक है उसको मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेटस को मतलब, या फिर जो टेक्निक है उसको एक, वो तो ठीक है, उसको रोबस्ट बनाएंगे और ज्यादा, बट और भी जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उस वाले मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा और भी ज्यादा क्या करेंगे, रोबस्ट करेंगे, या फिर ज्यादा स्टेट ऑफ आर्ट करेंगे, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपका APSPA वाला, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज कम एट अ स्लो पेस।
क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क इज देयर, इस पर्टिकुलर ऐसे के अंदर क्वेश्चन मार्क है। सो द एग्जामिनर वांट टू नो योर व्यूज, आपके व्यूज क्या है इसके अंदर। इज इट टाइम टू रिमूव AFSPA फ्रॉम द रीजन और नॉट? You can take a stand, either you can take a stand yes, either you can take a stand yes, और पूरे ऐसे के अंदर आपको क्या करना है, उसका सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट लिखना है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। either you can take a stance of no, उसके लिए आपको सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट लिखना है। बट ये देख लीजिए आपके पास सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट जो है वो 300 वर्ड्स के होने चाहिए। कहीं पता लगे कि आपके पास 300 वर्ड्स तक के आर्गुमेंट नहीं है, सिर्फ 1.5 पेज लिख के आ रहे हैं, तो इतना तो एटलीस्ट बनता है। अगर आपको ये लगता है कि सिचुएशन इज स्टिल डेलिकेट, यहाँ पे आपको क्या है, बैलेंस की जरूरत है, ठीक है। वी नीड टू वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अगर आप रखना चाहते हैं, इट इज टाइम टू वेट एंड वॉच, तो यहाँ पे यू कैन मेंटेन सम बैलेंस। तो आप देख सकते हैं कि वी नीड टू वेट एंड वॉच, वी नीड टू सी हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड इन द फ्यूचर, वी नीड टू सी और वी नीड टू टेक reports or input from the security agencies or the agencies which is working on the ground कि वहां पे AFSPA रिमूव होगा या नहीं, तो सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, ठीक है। दैट इज अबाउट द बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस की बात करेंगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग वाज, राजमन ने लिखा है अबाउट द, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में लिखा है जो कि है जीवन रेड्डी कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन रेड्डी कमेटी, ठीक है। जीवन रेड्डी कमेटी जो है वो इसके ऊपर ही थी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के ऊपर, वहां से AFSPA हटाना है या नहीं हटाना है। सुप्रीम कोर्ट के जज की एक इंपॉर्टेंट कमेटी है जीवन रेड्डी कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना चाहिए आपको। आफ्टर द क्लास आई विल शेयर कि इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी। आपने प्रकाश सिंह का नाम सुना होगा, IPS ऑफिसर, फॉर्मर IPS ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस रिफॉर्म के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा अपने इनकी पुलिस रिफॉर्म की एडवोकेसी की है हर एक बार। तो इन्होंने भी, प्रकाश सिंह ने, जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है इसके ऊपर कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, क्या ये बेनिफिशियल है नेशनल सिक्योरिटी के लिए या नहीं है, ये भी इन्होंने लिखा है। नाउ कमिंग टू द इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज कम एट अ स्लो पेस। इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छा लिखा है अगेन राजमणि, आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA, इंडिया हैज विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस। दिया है ना कॉन्टेक्स्ट कि ये सच है। इंसिडेंट ऑफ इंसर्जेंसी इन 6 आउट ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव रिड्यूस्ड बाय 80% सिंस 2014। सो दिस इज अ ट्रुथ, इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया। इसके बाद आपने क्या किया है, इंसर्जेंसी इज एन आर्म्ड रिबेलियन, जो कि जरूरत नहीं है। आप इतना बढ़िया डेटा दे रहे हैं, उसके बाद इंसर्जेंसी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसका मतलब देखिए, ये जो चीज है, ये चीज जो आप लिख रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली एग्जामिनर इससे क्या समझेगा, एग्जामिनर इससे समझेगा इसको पता है इंसर्जेंसी क्या है, ठीक है। जब ये डेटा दे रहा है, फैक्ट दे रहा है कि इंसर्जेंसी डिक्रीज हो सकती है, नाउ इट इज नॉट द टाइम टू डिफाइन व्हाट इज इंसर्जेंसी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, उसके पीछे रीजंस क्या है कि इंसर्जेंसी कम होने के इस एरिया के अंदर रीजंस क्या है। यू कैन डायरेक्टली रिटन सम रीजंस अबाउट, या तो आप रीजन लिख सकते थे, या आप रीजन लिख सकते थे कि यहाँ पे इंसर्जेंसी हुई क्यों, जो कि आपने नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा है, बट डू नॉट एक्सप्लेन हियर द टर्म इंसर्जेंसी। ओके, reports of new training camps across the border has raised the concern in the Indian security forces. हाँ, वेरियस फैक्टर्स, जब देखिए राजमणि यहाँ पे आपने जो लिखा है वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स, तो आई नीड यू टू हाईलाइट दीज वर्ड्स, यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर डालिए, वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इमरजेंस ऑफ इंसर्जेंसी, देयर आफ्टर यू नीड टू राइट व्हाट आर दोज फैक्टर्स। यहाँ पे आपने लिखा है न्यू ट्रेनिंग कैंप, बट ये क्या है, सुपरफ्लुअस नॉलेज है, सुपरफ्लुअस आर्ग्यूमेंट। अब आपको पता लग गया प्रायोरिटाइज क्या करना पड़ेगा। अरे वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इमरजेंसी ऑफ इंसर्जेंसी, दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट जो आपको लिखना चाहिए था। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट लिख सकते थे, जो इंसर्जेंसी वहां पे क्यों आई। देयर वर नंबर ऑफ रीजंस लाइक अंडर डेवलपमेंट, रीजंस लाइक फीलिंग ऑफ एलियनेशन, रीजन लाइक एक्सेसिव, क्या थे वहां पे, excessive done by the armed forces,
ह्यूमन राइट इश्यूज, ठीक है, एट्रोसिटीज, ये इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया इसके बाद। और ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोरिकल जो उनका पर्सपेक्टिव है, एथिकल इश्यूज हैं, ट्राइबल इश्यूज हैं, ठीक है, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये आप यहाँ पे लिखना था। या शांतनु कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? को लोकल सपोर्ट वगैरह भी मिलता है सर काफी। ये आप लिखना था यहाँ पे क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट्स, यहाँ पे लोकल सपोर्ट लिख सकते थे। अब देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें मेरे ना कम से कम 50 या 60 वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पे जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। और ये वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूट्स को ना इतना आसानी से छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ना इस टॉपिक के अंदर यू कुड हैव मेड अ फ्लो चार्ट, और ऐसा एक स्पाइडर वेब वाला बना सकते थे, सेंटर में लाके ऐसे ऐसे कर सकते थे आप कि हाँ इन दिस वे वेरियस फैक्टर्स क्या है। इससे क्या लगेगा, डायरेक्टली एग्जामिनर का ध्यान क्या कहाँ पे जाएगा, फैक्टर्स पे। व्हाट आर द फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज कीजिए, ये बहुत हैंडी है। आपको लगता होगा कि ऐसे के अंदर ना यूज नहीं कर सकते फ्लो चार्ट, अरे करिए, मैं बोल रहा हूँ करिए। यूपीएससी ने कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिया, कहीं पे नहीं लिखा है कि भाई आप पैराग्राफ में लिख के आइए, कि आप ऐसे लिख के आइए, वैसे लिख के आइए, नहीं। एग्जामिनर की जितनी लाइफ को इजी करेंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। नोबडी इज इंटरेस्टिंग टू रीड अ लॉन्ग पैराग्राफ, ठीक है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। डायरेक्टली आपको दिख रही है चीजें, मतलब फ्लो चार्ट के अंदर है, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग, बनाइए एक फ्लो चार्ट, काम चल जाएगा आपका इजिली। तो ठीक है, आगे आते हैं। आगे इन्होंने लिखा, आप देखिए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग हो गया। अब क्या लिखना है कि इसको पर्टिकुलरली रिवोक करे या ना करे आपस्पा को। नाउ यू गिव सम आर्ग्यूमेंट, के पहले आर्ग्यूमेंट इसका दीजिए कि रिवोक करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप आर्ग्यूमेंट देंगे, मुझे जहां तक लग रहा है कि रिवोक नहीं करना चाहिए। सो इट इज नॉट द टाइम टू रिवोक इट, उसको बाद के लिए बचा के रखिएगा जब आप कंक्लूजन करें, ठीक है। कंक्लूजन करेंगे उसके, उसको लास्ट के लिए बचा के रखिए। पहले आर्ग्यूमेंट किसका देंगे कि इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको सपोर्ट करने के लिए व्हाट यू विल गिव के दिस इज नॉट द टाइम टू रिवोक द दिस आस्क फ्रॉम द रीजन, व्हाई, गिव सम रीजंस, रीजंस लाइक के कैसे कैसे रीजन, सिक्योरिटी सिनेरियो, सिक्योरिटी सिनेरियो, सिक्योरिटी सिनेरियो, ठीक है। गिव अ रिसेंट कॉन्टेक्स्ट लाइक रिसेंट किलिंग ऑफ एन कर्नल, एक कर्नल मारे गए थे, एम्बुश अटैक था, ठीक है। एम्बुश अटैक था कहाँ पे, आसाम के अंदर था, बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है। कि देयर आर सम इंस्टेंसेस वी हैव सीन दैट insurgency in northeast region is reviving, as we have seen the attack they carried out on the recent convoy of Indian Army, वहां पे कौन सा, असम राइफल, हाँ असम राइफल के वो सही कह रहे हैं, शायद असम राइफल ऑफिसर थे, साथ में उनकी फैमिली और बच्चा भी था। हाँ, वाइफ भी उनकी मारी गई, शायद बच्चा बच गया था ना। पता नहीं सर, बच्चा था या नहीं। उनकी वाइफ थी वो भी, शी वाज आल्सो स्कम्ड। ठीक है, आसाम राइफल वाला आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इसमें डाल सकते हैं कि रीजंस नहीं है, देयर आर अ क्राइसिस ऑफ रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या का वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स इज ऑन राइज। ये आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि दिस इज नॉट दैट राइट टाइम, there is a conflict between Assam and भाई क्या चला दिया ये। कोई नहीं, एक बार बचा दिया। कोई नहीं, एक बार कोऑपरेट करेंगे। गोरंगा रिपीट करिए, आपका नेटवर्क में कुछ इशू है, एक बार दोबारा रिपीट करिए, और आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या है कि आपका रिपील नहीं होना चाहिए। आई विल गिव सम आर्गुमेंट, देयर आर अ इलीगल प्रेजेंटली, मतलब इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से, रेफ्यूजी क्राइसिस इज देयर, रेफ्यूजी कहाँ से, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार। दिस विल अगेन कॉम्प्रोमाइज द सिचुएशन, और दो जो हमने सिक्योरिटी गेन्स किए हैं इस एरिया के अंदर पीस लाने के लिए, दैट विल आल्सो डिस्टर्ब द सिक्योरिटी इन दैट एरिया। उसके अंदर आफ्सपा हम अभी नहीं हटा सकते। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, अरे ये तो मैंने वो डिस्कस कर दिया, सॉरी,
ये तो हमें बाद में डिस्कस करना चाहिए था कि आसपा क्यों नहीं हटाना, पहले हटाना क्यों चाहिए। पहला हटाना क्या चाहिए कि इन्हें डेमोक्रेसी वाला आर्ग्यूमेंट दीजिए, गिव अ आर्ग्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर इफ पीपल आर नॉट इंजॉइंग देयर फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे पॉलिटी वाला वो डालिए इसके अंदर एस्पेक्ट कि पीपल अगर फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो क्या वो किस तरह की डेमोक्रेसी है। ठीक है, गिव दैट आर्ग्यूमेंट। देयर आफ्टर you need to give an argument of judicial killing, judicial killings, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल किलिंग्स, फेक एनकाउंटर्स, फेक एनकाउंटर्स, और एलिगेशन ऑफ क्या, रेप्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीमेन, एलिगेशन ऑफ एट्रोसिटी ऑन वीमेन, ये लिख सकते हैं। सो दिस इज द टाइम टू रिवोक द आप्सपा फ्रॉम द रीजन, ये आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा। यस सर, नेटवर्क इशू है, आई टोल्ड दैट कर्नल्स चाइल्ड आल्सो गॉट किल्ड इन दैट एम्बुश। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। तो ठीक है, ये हो गया। नाउ इसके बाद ये आप करेंगे, और भी मुझे आर्गुमेंट दीजिए, गिव मी एन आर्गुमेंट कि नाउ दिस इज नॉट द टाइम टू रिवोक द आस्था फ्रॉम द रीजन। यस, बोलिए। सर ये है कि अगर आप लोकल स्टेट पुलिस को उस कैपेबल के कर सकें, अगर आप Exactly. आर्मी के साथ कोलैब करके उनको इसके लिए प्रिपेयर कर सकें तो हम उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया पॉइंट दिया आपने शांतनु कि व्हाई आस्पा वाज इम्पोज्ड। पहली बात तो आस्पा को लगाया क्यों गया, बिकॉज द लोकल पुलिस फोर्सेस इज इनकैपेबल टू डील विद दैट सिचुएशन। वो इनकैपेबल है, इसीलिए क्या लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ, बिकॉज देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ठीक है, यूज दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स, फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वी नीड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ। और ऑपरेशनल रिक्वायरमेट के लिए भी ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इन दिस सिनेरियो, जहां पे इस एरिया के अंदर, जहां पे यू आर सीइंग लॉट ऑफ एम्बुशेस, और जहां पे यू आर नॉट एबल टू इजीली, और किसी का बहुत जबरदस्त मैसेज आया। ठीक है, कि यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन टेररिस्ट है कौन नहीं टेररिस्ट है। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, यू नीड सम पावर और यू नीड टू प्रोवाइड सम इम्प्यूनिटी। ये वर्ड सुना है हमने, इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक होता है इम्यूनिटी, एक हाँ जी होता है सर। इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब यू आर गिविंग, बगावत। नहीं ये बगावत वाला नहीं है, वो होता है, अच्छा, बगावत वाला तो होता है, प्यूनिटी, इम्यूनिटी होता है वो तो, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। ठीक है, वो म्यूटिनी, म्यूटिनी शायद। म्यूटिनी, हाँ म्यूटिनी, एग्जैक्टली म्यूटिनी होता है, ये इम्प्यूनिटी होता है। मतलब इसके अंदर ऑल द ऑफिसर्स जो भी स्टेप्स लेंगे, या फिर सोल्जर्स जो स्टेप्स लेंगे अंडर आस्पा लॉ, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं होगा। ठीक है, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, दैट इज इम्प्यूनिटी। ठीक है, ये है इसके अंदर। अगर आपको पता है कि सपोज यू आर सोल्जर, यू आर एन ऑफिसर, आपको पता है देयर इज एन लॉ एंड सिचुएशन, और वहां पे टेररिस्ट छुपा हुआ है या फिर इंसर्जेंट छुपा हुआ है, और वो एक कुछ प्लान कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पता लग गया तो वहां पे आप ऑपरेशन कैरिड आउट करेंगे। इन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, सपोज वो ऑपरेशन फेल्ड हो जाता है, जैसे हुआ था 21 पैरा एसएफ का। ठीक है, किसी के ऊपर केस चला है? नहीं चला आज तक। 21 पैरा एसएफ के ऊपर कोई केस नहीं है अभी तक। ठीक है, पहली बात, क्योंकि अगर उनको पता होता कि अगर हम ऑपरेशन कैरिड आउट करेंगे उसके बाद देयर वुड बी सम पुलिस केसेस, अगर वो दैट ऑपरेशन विल बी फेल्ड या फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके अंदर क्या है, दिस गवर्नमेंट हैज गिवन इम्प्यूनिटी कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ कोई केस नहीं होगा अनलेस वी गिवन एसेंट। जब तक एसेंट नहीं देंगे वहां की लोकल पुलिस को, तब तक आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। सो दिस काइंड ऑफ इम्प्यूनिटी इज गिवन टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये है क्योंकि वहां पे सिचुएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, हो गया। कहां तक कर लिया हमने, क्या क्या डिस्कस कर लिया, कि आस्पा रिवोक क्यों करना चाहिए। नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस अबाउट द व्हाई। अरे हाँ, अब और कैसे करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए। ठीक है, बताइए।
जब आप करेंगे यहाँ पे स्टेक होल्डर अप्रोच दोबारा लगाइए, स्टेट पुलिस फोर्सेस दोबारा, उसके बाद आर्मी इज देयर, आसाम राइफल इज देयर, उसके बाद आसाम राइफल, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन मैटर्स, पब्लिक ओपिनियन, उसके बाद one particular committee is required to study the whole situation. कमेटी यहाँ पे जिसे जीवन रेड्डी कमेटी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी अबाउट द अफस्पा, इंटेलिजेंस एजेंसीज, यस सौरभ राव, बहुत इंपॉर्टेंट आपने लिखा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की क्या इनपुट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है। तो ये होना चाहिए, मतलब होलिस्टिकली आप ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं फटाफट से, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज असेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपका था एक क्वेश्चन, है ना। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। किसी ने बी पार्ट पे लिखा है, चैलेंजेस बिफोर एग्रीकल्चर इन द 21st सेंचुरी। लिखा है सर, लिखा है, मैंने भी लिखा है। आपने लिखा है, ठीक है। मैंने भी लिखा है सर। अच्छा, दोनों की मिली भगत थी क्या? ठीक है। नहीं सर, अलग अलग ही लिखा था। हाँ, तो आप लोगों का उन्होंने सर ने चेक किया हुआ, ठीक है। challenges before agriculture in the 21st century, let's begin with the challenges before agriculture in the 21st century। जैसे काफी कैंडिडेट्स ने इसके ऊपर नहीं लिखा है, तो ये हम देखते हैं। what are the challenges before agriculture, keywords क्या है, तो 21st century and one another keyword is challenges। what are the challenges? लैंड डिग्रेडेशन, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। ठीक है, इसको ब्रॉडली देखेंगे, Access। दो चीजें, ठीक है। शांतनु आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट दीज आर नॉट कम्स अंडर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क पहले डिसाइड कीजिए कि टॉप टू डाउन अप्रोच रखेंगे यहाँ पे, टॉप टू डाउन अप्रोच। कैसे टॉप में क्या रखेंगे, मतलब फ्रेमवर्क के हिसाब से सोचेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या चैलेंजेस रहने वाला है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल का बात देखिए, सप्लाई चेन डिसरप्शन रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, उससे क्या हुआ है, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, सप्लाई क्रंच हुआ, ठीक है, सप्लाई क्रंच हुआ, ट्रेड अफेक्टेड, ट्रेड वाज अफेक्टेड, ठीक है। तो इन सभी चीजों से आपको पता है कि एग्रीकल्चर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? स्क्रीन गई सर। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, स्क्रीन गई। हाँ भाई, ठीक है। इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल के अंदर कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं आप? एक्सपोर्ट वगैरह सरप्लस क्रॉप्स का, वो अभी अप टू दी वो नहीं है, एफिशिएंट नहीं है अभी। इसमें आप लिखेंगे कि ट्रेडिंग, ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स, वो भी क्या हुई, कॉम्प्रोमाइज्ड हुई ड्यूरिंग द वॉर। तो क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं वो भी क्या करती हैं, एग्रीकल्चर के चैलेंजेस को डिफाइन करती हैं। अच्छा, ये हो गया जियोपॉलिटिक्स, मतलब आपको लिखना है जियो पॉलिटिक्स, क्यों एग्रीकल्चर अब आइसोलेशन में नहीं देख सकते ना। ये इंटरनेशनल हो गया। इंटरनेशनल को एक और इंपॉर्टेंट चीजों से, मतलब इंटरनेशनल रैमिफिकेशन जो चीज रखती है, जैसे सपोज कीजिए क्लाइमेट चेंज, गिव अ ब्रॉड हेडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके नीचे हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को
अलग से स्टडी करेंगे। उसके बाद बताइए नेशनल लेवल पे, अब नेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहला आप बोला जैसे लैंड डिग्रेडेशन या फिर लैंड फ्रेगमेंटेशन, है ना, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये चैलेंजेस है बहुत बड़ा। उसके बाद बोलिए मोनोकल्चर, मोनोकल्चर। अरे भाई मोनोकल्चर। यार आप भाई बंद शांतनु कर ले इनको भाई इनको दीपक, इनको एक ईयरफोन खरीद के दे दो ना, आपस में तो रहते गिफ्ट होगे देना पास में। पड़ेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर, इनका गिफ्ट करना बर्थडे कब पड़ेगा आता है सर। दीपक, आपका बर्थडे क्या है, हमें भी करना पड़ेगा गिफ्ट। बर्थडे आता ही नहीं है सर, 10 साल से तो नहीं है। यस, सौरभ आपने सही लिखा, क्लाइमेट चेंज, शायद आपने पहले ही कमेंट किया था, क्लाइमेट चेंज, एक्सीलेंट। मोनोकल्चर हो गया। नेशनल लेवल पे व्हाट अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बताइए। लैक ऑफ नॉलेज कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल कम है, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज। नॉलेज। और बताइए फटाफट, वेट मत कीजिए मेरे पूछने का। लैक इन साइंस लेड टेक्नोलॉजी, विच टेक्नोलॉजी? साइंस लेड टेक्नोलॉजी, जो भी इसमें हम अपनी ठीक है, मैकेनिज्म मशीन वगैरह इसमें हम उतनी लैक अप टू ऑफ द मार्क्स नहीं जितने। साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, बहुत अच्छा, साइंटिफिक नॉलेज। इसको आप लिखेंगे कि इस तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज पे ज्यादा अभी भी फोकस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। और कन्वेंशनल, दोनों वर्ड एक ही हैं, कन्वेंशनल। ठीक है, कोई कन्वेंशनल लिखे कोई ट्रेडिशनल लिखे चलेगा। और बताइए और क्या क्या चैलेंजेस हैं। और ये एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल कंपाउंड, ये ठीक तो है, है ही सर। एक्सेसिव, या फिर एक्सेसिव का दूसरा नाम अनसस्टेनेबल। अनएडिक्वेट मैनर भी लिख यस, सकते हैं शायद। इनएडिक्वेट, ठीक है, दोनों तीनों ही सिनोनिम है एक दूसरे के। और बताइए, और बताइए फटाफट, वेट वेट मत कीजिए यार, बहुत सारे हैं आपके। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है सर, पहले 1980 में समथिंग लाइक 3 to 3.5 मीटर था, अब जो कि बिलो द 10 मीटर चला गया है, वो अनसस्टेनेबल भी फार्मिंग, मेजर कम। यस, अनसस्टेनेबल फार्मिंग। इसके नीचे क्या लिखेंगे आप? ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। और अनसस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो आप शुरुआत में बोल रहे थे। हाँ जी। सौरभ, दो कुछ पॉइंट कुछ तो बोलो, एक आधा पॉइंट कुछ भी वैसे ही फेंक दो कि हमारे यहाँ पे कृषि के क्या चैलेंजेस हैं। सर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम। यस, इंस्टीट्यूशनल, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम। और बताइए एक्सेस टू लीज फार्मिंग, टेक्नोलॉजी। कौन सा फार्मिंग? लीज फार्मिंग बहुत ज्यादा है बिहार वगैरह में। लीज फार्मिंग, ठीक है, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिल पाती और क्रेडिट वगैरह एक्सीलेंट। ये सब कुछ तो सौरभ मिलता आपने ही नहीं। सही बोला है कि एग्रो क्लाइमेटिक सूटेबल क्रॉप्स। अरे आप तो बढ़िया बढ़िया पॉइंट लेके बैठे हो चुपचाप। एग्रो क्लाइमेटिक सूटेबल क्रॉप्स, यही चाहिए मुझे। देखिए, कुछ ना कर रहे हो हम एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और बताइए, आप नितिन कुछ बोल रहे थे शायद, मैंने बीच, या फिर अभिषेक? सर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। हाँ, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग इसके अंडर आता है। और माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स। सर मार्केट, मैनेजिंग द मार्केट। मार्केट इंटेलिजेंस, यस, मार्केट इंटेलिजेंस। और मुझे बताइए 21st सेंचुरी के अंदर जैसे मोनोकल्चर लिखा है, मोनोकल्चर से आप क्या कनेक्ट करेंगे? मोनोकल्चर करने से क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये मोनोकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी फार्मिंग के इश्यूज को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैराडाइम जो है, पैराडाइम इस पे शिफ्ट हो गया मोनोकल्चर पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देयर शुड बी सम डाइवर्सिफिकेशन इन द एग्रीकल्चर। मोनोकल्चर करने से क्या दिक्कत है बताइए? एक दिक्कत है, Imports will increase, sir. व्हाट विल डू? Imports, we will import more diverse foods from other countries. यस, import विल इंक्रीज।
So import bill will increase. That is a first challenge. What about the effect of monoculture on the health? You said Punjab में हाँ, more of The cancer cancer patients. cases. cancer cases. Apart from cancer cases, there is was there any nutritional deficiency? So in women, iron, हाँ, आयरन की डेफिशिएंसी थी, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन, anemia, Nutritional deficiency. nutrition nutrition. deficiency and security. 10 days before, our prime minister, he talked about this nutritional security. ठीक है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे डेलिबरेटली उन्होंने बहुत अच्छा एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला था, आई नीड यू टू स्टडी दैट. तो यहाँ पे क्या है इसका? देयर इज एन पैराडाइम, दिस इज एन एरा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स. 10 साल पहले फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अब है. न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं. पहले हम आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस वी वर टॉकिंग अबाउट द फूड सिक्योरिटी. उस टाइम का वो पैराडाइम था, कुछ एरा था, ठीक है ना. हम फूड सिक्योरिटी की बात करते थे. नाउ वी आर प्रोस्परस इन फूड, ठीक है. वी आर प्रोड्यूसिंग मोर फूड अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. बट आर वी प्रोड्यूसिंग क्वालिटी फूड? नो. देयर इज एन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट. मोनोकल्चर ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे यहाँ पे. नेशनल लेवल पे is there any problem with respect to the income of farmers? Income of farmers, Yes, sir. है ना. ये इंपॉर्टेंट चीजें मत छोड़िए. फ्रॉम शांतनु आपने लिखा लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन. यस, लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट रेम्यूनरेटिव. आपने High सुना होगा. average cost, low income. हाँ, सो हाई इनपुट कॉस्ट एंड लो आउटपुट, ये आपने देखना पड़ेगा. अच्छा, एक और जो जैसे एमएसपी की डिमांड हो रही थी, सबको पता है एमएसपी, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड इंक्रीज. कितना इंक्रीज होगा? वो C2 कॉस्ट है अभी व्हाट गवर्नमेंट इज यूजिंग द C2 फॉर्मूला, दैट इज इंपॉर्टेंट. C2 फॉर्मूला यूज हो रहा है एमएसपी को डिक्लेयर करने के लिए. क्या एमएसपी होगा? तो डिमांड इज देयर कि C2 फॉर्मूला की जगह दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिए. अंडर C2 फॉर्मूला दे आर गेटिंग अराउंड 150%. अगर उनकी इनपुट कॉस्ट 100 रुपए है तो फार्मर को 150 रुपए मिलना चाहिए. ठीक है, तो ये है उनका तरीका कि इनपुट कॉस्ट के हिसाब से 150 रुपीज दे शुड बी गेटिंग, मतलब 50% का सिर्फ उनको प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, 100 रुपए लगाएंगे तो 50 रुपए कमाएंगे. ये है C2 फॉर्मूला का. लेकिन C2 फॉर्मूला के अंदर वो ये इंक्लूड नहीं कर रहे कि उनकी जो फैमिली लेबर है. अब वो लेबर तो बहुत टेक्निकल हिसाब से लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं कि लेबर सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर लैंड के अंदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 2% की रिक्वायरमेंट इस लैंड के अंदर. बट यू हैव सीन देयर इज एन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इस छोटी सी लैंड के अंदर अराउंड 5 पीपल आर एम्प्लॉयड, 5 आदमी इसमें एम्प्लॉयड है. लेकिन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द C2 फॉर्मूला 2 बंदों की एम्प्लॉयमेंट वहां से जनरेट हो रही है, बाकी 3 क्या है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, या फिर पांचों में पैसा जब बटेगा तो उसके अंदर क्या है? ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर इनकम विल बी लो. एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? लो होगी. तो इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू. ओके, what are the other issues? Swaminathan also recommended C2 plus 50%. Yes, C2 plus 50% he also recommended. Yes, गिरीश आप मतलब बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो. ये होता है सेल्फ स्टडी. ठीक है, ओके. और बताइए इसके अलावा challenges of 21st century. How many of you, I think जो आपने पढ़ा और डॉक्यूमेंट मैंने दिया था, और नीति आयोग का एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया था, कोई गो थ्रू किया आपने उसमें से? So landscape. हाँ, लैंडस्केप थोड़ा सा इलेबोरेट करिए. क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं. लैंडस्केप, famine and water depletion. फेमाइन तो आज के टाइम पॉसिबल नहीं है इंडिया में. फेमाइन या फिर वाटर डिप्लीशन. फेमाइन जब तक नहीं आएगा जब तक वहां पे कौन सा ड्रोट ना हो? हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट.
लॉजिकल ड्रॉट या फिर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, कंजिक्यूटिवली या फिर कंजिक्यूटिवली 2 साल तक बारिश ना हो तब फेमिन आ सकता है इंडिया के अंदर, 2 या 3 साल तक, मतलब कुछ भी बारिश ना हो, थोड़ी बहुत तो बारिश जब भी होगी, अगर कुछ भी ना हो तब फेमिन लाइक कंडीशन इंडिया में अराइज हो सकती है। बट जब भी आपको पता है देयर इज वाटर, ग्राउंड वाटर इज देयर, कुछ ना कुछ खेती तो हम जब भी कर लेंगे। ओके, सो लैक ऑफ मैनेजमेंट इन प्री हार्वेस्ट लेवल, ये बहुत अच्छा आपने लिखा है शांतनु, लैक ऑफ मैनेजमेंट इन प्री हार्वेस्ट लेवल। ओके, मैं वो पूछ रहा था जो डॉक्यूमेंट आपने बताइए वो पढ़ा है डॉक्यूमेंट? स्वामी वाला वो करके कुछ था 25 पेजेस वाला, वो तो पूरा पढ़ा था सर, फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं गए। नहीं वो स्वामी वाला नहीं यार, वो एक सेकंड मैं निकाल ही दूं। स्वामी कमिटी recommended. राजीव मलिक के नाम से था वो, एक सेकंड। Sir, transform agriculture. हाँ एक सेकंड, वैल्यू एडिशन फॉर एग्रीकल्चर, ये रहा, ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, ये रहा, फॉर 21st सेंचुरी। पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आई नीड द दिस डायमेंशंस इसकी कवर करेंगे। देखिए ये सिर्फ इसमें जो है 8 डायमेंशन है, ये डायमेंशन सिर्फ याद रख लीजिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली डायमेंशन सर। है ग्रोथ टू एफिशिएंसी, ग्रोथ टू एफिशिएंसी, वी आर हाईली ऑब्सेस्ड विद द ग्रोथ, हाईली ऑब्सेस्ड विद द ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होना चाहिए सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर, इफ देयर इज अ ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली क्या है, इनकम इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ग्रोथ, प्रोडक्शन बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन बढ़ने से उसका मतलब स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है, स्टोरेज कॉस्ट, और स्टोरेज कॉस्ट बढ़ने से क्या होती है, इनएफिशिएंसी आती है सिस्टम के अंदर बहुत सारी। ग्रोथ बढ़ने से किसी भी वन पर्टिकुलर, आप सपोज कीजिए किसी क्रॉप की ज्यादा ग्रोथ बढ़ गई, अगर ग्रोथ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसके प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे, प्राइसेस विल डिक्रीज, उसके प्राइस डिक्रीज होंगे, और मार्केट के अंदर जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो एग्रीकल्चर की जो इनकम है, इनकम विल अगेन डिक्रीज। ठीक है, तो ग्रोथ टू एफिशिएंसी, ग्रोथ से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एफिशिएंसी की तरफ। नाउ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्या एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है आज के टाइम में? नहीं, अनलेस एंड अनटिल जब तक वहां पे प्राइवेट इंडस्ट्री या फिर प्राइवेट पार्टनरशिप ना हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर के अंदर पॉसिबल नहीं है। एवरीबडी इज लिविंग द एग्रीकल्चर, पहले मतलब 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, अभी 50 है, ये मतलब एवरीबडी इज लिविंग द एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि रेमुनरेटिव नहीं है, एग्रीकल्चर में इनकम नहीं बढ़ती। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो अभी आपने शांतनु बताया, शॉर्टेज मैनेजमेंट टू सरप्लस मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपने लिखा था आपने प्री लिखा था, ठीक है, प्री और मैनेजमेंट इन पोस्ट में। हाँ, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे स्टोरेज मैनेजमेंट, कोल्ड चेन थी, कोल्ड स्टोरेज चेन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर इज इनपुट intensive to knowledge intensive agriculture is required. Now currently क्या पैराडाइम है, farmers are focusing only this area, input intensive, वो सोचते हैं जितना इनपुट डालेंगे, जितना फर्टिलाइजर इसमें यूज करेंगे, there will be more production। बट हमने देखा है if we want to do the cost cutting, जब तक एफिशिएंसी नहीं लेके आएंगे, जब तक इनपुट कॉस्ट हम डिक्रीज नहीं करेंगे, देयर विल बी नो एफिशिएंसी इन द सिस्टम और कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी। सो ये कीवर्ड आप बस याद कर लीजिए, यही यूज करना है आपको, इनपुट इंटेंसिव टू नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर, अगेन द क्लाइमेट चेंज। अगर आपने ये कीवर्ड्स लिख दिए और ऐसे करके ना अंडरलाइन कर दिया, सपोज आपका काम हो गया। नोबडी इज रीडिंग योर फुल स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ओनली लुकिंग फॉर एन कीवर्ड, जो आपने कीवर्ड लिखा है और उसको अंडरलाइन किया है, आपका काम खत्म। ठीक है, वो बुढ़ा नहीं पढ़ने वाला आपके वो क्वेश्चन, मतलब ठीक है, 50-60 साल उनकी उम्र है, दे आर वेरी इम्पेशेंट, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं उस टाइम पे, और दे आर सिनिकल ऑल्सो। ठीक है, उनको परवाह नहीं है कौन कैंडिडेट है,
इनका लास्ट चांस है या इनका फर्स्ट है, इनका सेकंड है, थर्ड है, दे नेवर नो। और उनको परवाह भी नहीं है कि वो 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था। उनको जो आपकी बुकलेट या डोजियर में जो लिखा है उसके बेसिस पे यू विल गेट मार्क्स। अगर आपने लिखा है इस तरह के वर्ड्स, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी इज अ बिगर चैलेंज इन द 21st सेंचुरी, यू विल गेट मार्क्स। इफ यू हैव रिटन प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर, जहां पे आप बात कर सकते हैं चैलेंजेस की, जैसे एफपीओज। एफपीओ एक चैलेंज नहीं है, एफपीओ कैन बी अ सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन इज पॉलिसी इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन एंड रिफॉर्म्स। पॉलिसी इंटरवेंशन जैसे मार्केट, हमने बात की थी, मार्केट के अंदर देयर इज नो एश्योरिटी ऑफ प्राइसेस। जैसे हमने बात किया, व्हीट एक्सपोर्ट बैन इज देयर, राइस एक्सपोर्ट बैन इज देयर। सो पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड रेगुलेशंस इज देयर एंड वी नीड अ रिफॉर्म्स लाइक 3 फॉर्म्स लॉ। वो कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें एग्रीकल्चर को अप्रोच करना था। नाउ कमिंग टू द अनदर टॉपिक, जो कि कौन सा था, इसमें से 2 टॉपिक में से कौन सा चूज करें? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ बिगर रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये वाला टेक्नोलॉजी वाला उठा लो सर। टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत पढ़ लिया। दिमाग ही फट जाएगा ऐसा लग रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है। बस ये है, हमें वो क्या है, थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते सर रहना। मैंने ये सारे लिखे सर, ये मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा 25 पेजेस का A to Z, और मैंने ये सारे पॉइंट लिखे, मतलब जो कहते हैं ना एक से एक बढ़िया वर्ड्स यूज किए, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए इसमें। डिपेंड करता है चेक किन्होंने किया है, ठीक है। अब देखो आप खुद पढ़ना लास्ट में कि क्या लिखा था मैंने। मैं रिव्यू कर दूंगा, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, बट डोंट बी डिसहार्टेंड। नहीं डिसहार्टन नहीं है, पर वही नहीं, मार्क्स तो 7.5 थे, चलो ठीक है, पर 7 थे शायद, 7 मार्क्स थे। जानबूझ पर के भी देते हैं मैंने इनिशियली, ठीक है, नहीं, ठीक है सर। ठीक है, मतलब ये है कि हवा में ना उड़ो, जैसे भी है। Okay, now coming to this topic, emerging technology can play a bigger role in sustainable agriculture. What is emerging technology? बताइए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी? ड्रोन्स टेक्नोलॉजी। ड्रोन्स इज देयर, ठीक है, टेक्निकल बात होगी, ड्रोन्स हो गया। ड्रोन्स को छोड़िए, Sir, biotech, बायोटेक, एक्सीलेंट, जीएम, स्प्रिंकलर, माइक्रो precision इरिगेशन। farming, आई विल गिव अ बिगर जीन्स टर्म। genetic, मॉडिफिकेशन, हाँ, एक मिनट। जेनेटिक GM crop, मॉडिफिकेशन। हाँ, जेनेटिक, जीएम क्रॉप की बात हो चुकी है। और आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली थी, अभिषेक आप बोल रहे थे ना शायद, या फिर नितिन था? market intelligence. यस, प्रिसिजन फार्मिंग आपने बोला था पहले, प्रिसिजन फार्मिंग, Yes, sir. प्रिसिजन फार्मिंग। प्रिसिजन फार्मिंग आपको पता है क्या? प्रिसिजन फार्मिंग के अंदर ही मार्केट इंटेलिजेंस आता है। क्लास के बाद मैं 2-3 चीजें शेयर करूंगा अबाउट जो हमारा आज का डिस्कशन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग, आसपा के रिगार्डिंग आई विल शेयर समथिंग, इंसर्जेंसी के रिगार्डिंग आई विल शेयर समथिंग, और एग्रीकल्चर का जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आई विल शेयर समथिंग। आपको वो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, उससे आपका क्या डेवलप होगा, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। ओके, प्रिसीजन फार्मिंग, और बताइए। अब मैं सबसे पूछूंगा, मैं, रुको, ऐसे नहीं काम चलेगा। यस सौरभ, बताइए, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कुछ भी मन में जो आए, एग्रीकल्चर के अंदर कौन से एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है? गांव, बोलिए। Sir, soil health card. यस, सॉइल हेल्थ कार्ड, गुड, सॉइल हेल्थ कार्ड। और बताइए, आप बताइए मुझे, गोरंगा आप बताइए। नैनो फर्टिलाइजर। एक्सीलेंट, नैनो फर्टिलाइजर्स। इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट आप लेके बैठे हैं चुपचाप। दीपक आप बताइए, आप ही बताइए, और फटाक से म्यूट कर लेना माइक। ड्रिप इरिगेशन। हाँ, वो फिर उसमें आ गया ना, वो तो माइक्रो इरिगेशन में आ गया। दूसरा बताइए, इससे काम नहीं चलेगा। दूसरा याद नहीं आ रहा सर। कोई नहीं, याद आए तो बीच में बोल देना, इतने याद करो, ठीक है। और बताइए, राजमणि आप बताओ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। सीड का क्वालिटी। यस, HYV सीड्स,
HYV सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स अलग हैं, HYV सीड्स अलग हैं, क्वालिटी सीड्स, क्वालिटी सीड्स, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और इसके बाद बताइए वेदर से कुछ कनेक्ट हो सकता है? वेदर फोरकास्टिंग का तो देखिए, वैसे सही बताऊं तो आपको वो प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर ही आता है। प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर मार्केट इंटेलिजेंस है, देयर विल बी अ वेदर फोरकास्टिंग, ये वाली भी न्यूज उनके पास होगी। ओके, उसके बाद बताइए और एग्रीकल्चर के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ई नेम देखिए ना, ई नेम नेशनल, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेम है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अब ऑनलाइन अपनी फसल बेच सकेंगे। और बताइए एग्रीकल्चर के अंदर मार्केटिंग, कौन सी मार्केटिंग? ई मार्केटिंग, हाँ, ये ई नेम के अंदर ही आ गया। और बताइए। मैकेनाइजेशन, यस, मैकेन, ये इतने बढ़िया बढ़िया वर्ड आप लेकर आए, मैकेनाइजेशन, सर लिक्विड नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया, ठीक है, लिक्विड नैनो यूरिया। और बताइए एग्रीकल्चर के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, हमने इसराइल से लिया है, माइक्रो इरिगेशन हो गया। और बताइए उसके अलावा। सर इंडोर वर्टिकल फार्मिंग, हाँ, इंडोर वर्टिकल फार्मिंग को मैं बोलूंगा जैसे हाइड्रोफोनिक्स, हाँ, Hydroponics. हाइड्रोफोनिक्स, एक्सीलेंट, This हाइड्रोफोनिक्स। is prediction machine. हाँ, डिजीज प्रिडिक्शन मशीन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, सो डिजीज प्रिडिक्शन। ड्रोन्स, हाँ, ड्रोन्स हो गया, ड्रोन्स आपका हो गया। मॉइस्चर सेंसर, हाँ, कौन सा? मॉइस्चर सेंसर्स, हाँ, मॉइस्चर सेंसर्स, ठीक है, मॉइस्चर सेंसर्स आपका जब यूज होता है जब आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, जब आप मंडीज में लेके जाते हैं, जब आपकी क्रॉप की क्वालिटी चेक होती है, तो ठीक है, मॉइस्चर सेंसर्स के गेहूं में मॉइस्चर ज्यादा है, जितना ज्यादा मॉइस्चर उतने कम पैसे, वो प्रोक्योर नहीं हो हाँ गया, जी, है ना, वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ जाता है उतना ज्यादा मॉइस्चर आपका, तो वेट करते हैं, या फिर बारिश हो जाती है, तो सारी चीजें, तो मॉइस्चर ज्यादा 10% तक अलाउड होता है, पता नहीं कितना परसेंटेज है उसका, मुझे याद नहीं, के बट बाद हम्म, रेट डाउन कर देते हैं ना उसका, हाँ, रेट थोड़ा डाउन बहुत भी हो करते तो ज्यादा रेट डाउन करते हैं। हैं, हाँ। और बताइए इसके अलावा। साइलोज में भी सर, साइलोज, स्टोरेज, यस, स्टोरेज मैकेनिज्म, वेयर हाउसेस, Transportation, sir. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीलेंट। Cooling, हाँ, कोल्ड स्टोरेज के अंदर वो आ गया, cold transport, sir. कोल्ड, कोल्ड ट्रांसपोर्ट, Cold vehicles, sir. And अच्छा, freezers ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इन कोल्ड कैरेजेस और समथिंग, for vulnerable food items, sir. okay, for vulnerable food items or perishable food items, we need a cold storage throughout the transportation journey, okay। इसके अलावा बहुत हो गया वैसे, बस ये अब लिखना है, ये क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, हाउ इट विल हेल्प इन द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये लिंक करना है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर हाउ इट विल हेल्प, तो ये ही है बस। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा देखिए, आई नीड यू टू गिव मी सम रिपोर्ट्स, कौन कौन सी रिपोर्ट्स इसमें लिख सकते हैं? FAO की रिपोर्ट स्टडी करेंगे आप, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आप स्टडी करेंगे नाबार्ड की, एक और इम्पोर्टेंट, NSSO, हाँ, एक और NSSO, हाँ देता है सर कई बार वो भी रिपोर्ट, NSSO, वाटर, ग्राउंड वाटर वगैरह के ठीक ऊपर। है, वो सर्वे करता है वैसे, नाबार्ड हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट, वो इकोनॉमिक सर्वे पे एक इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर है, विल शेयर विद यू, ठीक है। और बताइए कौन कौन सी रिपोर्ट इससे कनेक्ट कर सकते हैं?
ठीक है, चलो हो गया, पता लगा। अब इसमें रिपोर्ट आप कहाँ लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यू कैन राइट द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की जो आप रिपोर्ट लिखेंगे कि आने वाले टाइम में देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा कुछ होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर विल बी ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देयर विल बी अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन और देयर विल बी अ चेंज इन द एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के अंदर चेंज आएगा, वहां पे जो सुटेबल क्रॉप्स है वो उगा नहीं पाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ चैलेंज वुड बी देयर। ओके, इन दिस वे यू विल क्या करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आप क्या लिखेंगे, अदर चैलेंजेस इन द एग्रीकल्चर लाइक अनसस्टेनेबल। यहाँ पे पहले बीमारी बताएंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल अबाउट हाउ एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड, किन किन चीजों से अफेक्टेड है एग्रीकल्चर। यू विल टेल अबाउट देयर इज एन अनसस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, excessive use of fertilizers, land fragmentation is there. I need you to write or do a flow chart. एक फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर या फिर अनसस्टेनेबल। राइट वर्ड वुड बी, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर है अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यू विल राइट अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस आप लिखेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और इनपुट कॉस्ट राइजिंग, लैंड फ्रेगमेंटेशन। thereafter you will write traditional methods of agriculture या फिर conventional methods. What else you will write, unsustainable Flood practices, farming. flood irrigation. उसके बाद what you will write unsustainable practice के अंदर stubble burning यहाँ पे हेल्थ से कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से क्या होगा, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जो स्टबल बर्निंग जैसा इश्यू है वो कम कर सकेंगे। स्टबल बर्निंग, इरिगेशन मेथड्स, हाँ इरिगेशन मेथड हो गया, फ्लड इरिगेशन। और बताइए अनसस्टेनेबल। अनकैप्ड सब्सिडी। यस, सही बोला, सब्सिडीज, और वो भी अनकैप्ड सब्सिडीज। उससे क्या होता है, सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे रहे हैं, वाटर सब्सिडी दे रहे हैं, तो उससे क्या है, डिस्टोर्शन आ रहा है सिस्टम के अंदर और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। और बताइए अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो बस आइडिया समझ लीजिए, यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब आप आखिरी में फ्लो चार्ट आपने ये बना दिया, उसके बाद आप बात करेंगे, देखो ये प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज कर सके हम इन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोच की बात कर रहे हैं हम। सो दिस शुड बी योर अप्रोच कि दीज आर द प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर, और इसके लिए हाउ मच एरिया यू विल डिनोट अराउंड 30 to 40% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया फिर टोटल वर्ड लिमिट 40% तक आप इस पे यूज कर सकते हैं। ये जो अभी तक इंट्रोडक्शन एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो एक पेज या फिर 1/4, एक पेज पूरा और अगले का 1/4 पेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देयर आफ्टर यू नीड टू राइट अबाउट द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का पूरा राम कथा है हमारे पास, ई-नैम, हाइड्रोफोनिक्स, HYV सीड्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, प्रिसिजन फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन, GM क्रॉप्स। अदर वुड बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग मेथड। ठीक है, ये भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी या फिर न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। हम ट्रेडिशनल मेथड से करते आए हैं मोनोकल्चर, बट नाउ इट्स अ टाइम फॉर डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें आप हॉर्टिकल्चर को भी इतना ही इक्वल फोकस दे सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे विल डू इट। थोड़ा समझ में आया, रिवीजन हुआ, कॉन्फिडेंस आया, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ओके जी सर। कोई क्वेश्चन है तो Yes, sir. पूछिए, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। और कल टेस्ट है क्या आपका? Sir, you said about a Agree flow कर दिया chart. आपने। हाँ, यस, Flow व्हाट chart, अबाउट? na sir. यस, फ्लो चार्ट। First, after the context, we should. You said नहीं we नहीं have to write. no after not just after the context. What you have to do is, suppose this is the A4 size sheet. यहां तक आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। here you need to write something
कि आप थोड़ा सा कुछ कॉन्टेक्स्ट और देंगे, इंट्रोडक्शन तो आपने दिया, here you will write some linking lines, यहाँ पे आप लिखेंगे there are some unsustainable practices in the agriculture, here you will make a flow chart, ठीक है, so you will do in this way, not directly after the introduction, there needs to be some linking line in between that, ठीक है, तो ऐसे करना होगा आपको. After the context, I have to explain the unsustainable practices. Yes, Then flow chart, then these emerging technologies. yes. And last is solution. Emerging technology itself. Any suggestion also? Itself as a solution only. But there are two kinds of conclusion. One is ultimate, and another is penultimate. There are two kinds of conclusion: ultimate, another is penultimate. Penultimate क्या है? आपका final हो जाएगा. Penultimate will be final one. जहां पे आप और कुछ भी बता सकते हैं कि not only emerging technology will help in the sustainable farming, और क्या चीज है जो कि हेल्प कर सकती है इन सस्टेनेबल फार्मिंग या फिर सस्टेनेबल प्रोडक्शन में. कुछ तो होगा आपके दिमाग में, सिर्फ दूसरी चीजें भी होंगी ना, कि not only emerging technology will help, there will be a change in the people's पर्सपेक्टिव में चेंज लेके आ सकते हैं, लोगों की सोच के अंदर, या फिर अवेयरनेस जनरेशन, इस तरह की कोई कैंपेन करके, ठीक है. तो ये हो सकता है अल्टीमेट, मतलब एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अलावा भी, राइट. ओके, सो इन दिस वे यू कैन राइट. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वाइंड अप करें. कल दोगे टेस्ट या फिर और पोस्टपोन करूं एक दिन? एक दिन और पोस्टपोन कर दो सर. ठीक है, तो कल संडे है क्या? कल सैटरडे है, सो योर टेस्ट वुड बी ऑन 18th संडे. सो कल क्लास तो होगी. कल शेड्यूल के अंदर क्लास कौन सी है?